नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर किए हमले। B-2 बॉम्बर से गिराए शक्तिशाली बंकर बस्टर बम। ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकाने ध्वस्त करने का दावा। इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष और तेज हुआ। ईरान ने किया इजरायल पर हमला, वहीं इजरायल ने भी किया पलटवार। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर अमेरिकी हमलों को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। यूएन प्रमुख ने कहा, पहले से ही संकटग्रस्त क्षेत्र में खतरा और बढ़ा। पहलगाम आतंकी हमला मामले में एनआईए को मिली बड़ी सफलता। आतंकवादियों को शरण देने वाले 2 लोग गिरफ्तार। और अमित शाह आज रायपुर में छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ वामपंथी उग्रवाद पर करेंगे समीक्षा बैठक। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के रायपुर परिसर की रखेंगे आधारशिला। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ईरान और इजरायल संघर्ष अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अमेरिकी सेना ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया। इन तीनों में से न्यूक्लियर साइट फोर्डो अमेरिकी सेना का मुख्य निशाना था। इस हमले के तुरंत बाद अमेरिकी विमान ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हो गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस हमले को बेहद सफल बताया और सभी अमेरिकी सैनिकों को बधाई दी। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब शांति का समय है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को धन्यवाद कर बधाई दी। आइए आपको सुनाते हैं। I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before, and we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि हमले का मकसद ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना और दुनिया को परमाणु खतरे से बचाना था। ट्रंप ने कहा कि यह हमला एक शानदार सैन्य सफलता थी। ईरान की प्रमुख परमाणु संवर्धन सुविधाएं पूरी तरह से नष्ट कर दी गई हैं। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Isfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी। ट्रंप ने शेष बचे ठिकानों में से अधिकांश को जल्द ही नष्ट करने की बात कही है। With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes.
वहीं इजरायल ने ईरान पर अमेरिका के हमले को साहसिक निर्णय बताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दी है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शांति के लिए इस तरह के कदम को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि ईरान की परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाने का अमेरिका का साहसिक निर्णय इतिहास बदल देगा। Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. अमेरिका के इस हमले के बाद इजरायल और ईरान के बीच वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। अमेरिकी हमले का जवाब देते हुए ईरान ने भी इजरायल पर 30 मिसाइलों से हमला कर दिया और ईरान के हमले पर जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल ने भी ईरान पर हवाई हमला कर लिया है। इसके साथ ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका के हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला कर संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और एनपीटी का गंभीर उल्लंघन किया है। आज सुबह की घटनाएं अपमानजनक हैं और इनके दीर्घकालिक परिणाम होंगे। संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य को इस अत्यंत खतरनाक, अराजक और आपराधिक व्यवहार से चिंतित होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर और इसके प्रावधानों के अनुसार आत्मरक्षा में वैध प्रतिक्रिया की अनुमति देते हुए ईरान अपनी संप्रभुता, हित और लोगों की रक्षा के लिए सभी विकल्प सुरक्षित रखता है। वहीं भारत में ईरान के दूतावास ने भी इस संबंध में बयान जारी किया है। इस आधिकारिक बयान को एक्स पर साझा किया। बयान में कहा गया है कि हाल के दिनों में किए गए हमलों के बाद आज सुबह फोर्डो, नतांज और इस्फहान में स्थित परमाणु स्थलों पर बर्बर हमले किए गए। ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, विशेष रूप से एनपीटी का उल्लंघन है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ये हमला IAEA की निष्क्रियता और मिलीभगत में हुआ है। साथ ही कहा कि हमले के बाद भी IAEA की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है, जबकि ये सभी स्थल IAEA की निगरानी में हैं और सेफगार्ड समझौते व एनपीटी के दायरे में आते हैं। ईरान ने इस पूरे घटनाक्रम को अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अवहेलना बताया है और वैश्विक समुदाय की चुप्पी पर चिंता जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिकी हमले पर चिंता जताते हुए इसे शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। गुटेरेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, मैं आज ईरान के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए बल प्रयोग से बेहद चिंतित हूं। ये पहले से ही संकटग्रस्त क्षेत्र के लिए और भी खतरा बढ़ाने वाला है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा है। मैं सदस्य देशों से आह्वान करता हूं कि वे तनाव कम करें और संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य नियमों के तहत अपने दायित्वों को बनाए रखें। वहीं ईरान से छात्रों और नागरिकों को स्वदेश लाने का सिलसिला जारी है। इजरायल ईरान संघर्ष के बीच भारत को एक अहम कूटनीतिक सफलता मिली है। भारत ने तेहरान को राजी कर लिया है कि वह निकासी उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र खोले। इसका नतीजा अब तक ये है कि 6 विशेष उड़ानों के जरिए करीब 1100 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाया जा चुका है।
इसी कड़ी में माशहद से महन एयरलाइंस की एयरबस 290 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची, जिनमें ज्यादातर छात्र थे जो संघर्ष के बीच फंस गए थे। डीडी न्यूज संवाददाता तपस भट्टाचार्य ने कुछ लौटे हुए नागरिकों से खास बातचीत की। उन्होंने डर, उम्मीद और राहत की अपनी दास्तानें साझा की। देखिए ये खास रिपोर्ट। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कुछ लोग जो आए हैं अभी ईरान से। सर, सबसे पहले तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस, आपका नाम? जी, मेरा नाम उबैद महराज है और मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर से कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अब हम अपने अच्छा लग रहा है क्योंकि ईरान सेफ नहीं है अभी इस कंडीशन में, क्योंकि कल जहाँ मशहद में स्टे कर रहे थे, इवन के कल शाम वहाँ पर भी अटैक हुआ था, कल शाम इवनिंग में, तो बहुत पैनिक्स थी। हमारे साथ जो लड़कियाँ थी खासकर वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो कुछ मतलब बहुत घबराई हुई थी, तो लेकिन फिर भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। जब हम अड़क में थे अपनी यूनिवर्सिटी में, वहाँ तो अटैक नहीं हुए थे एक भी, लेकिन जब हमें कम लेके जाया गया और फिर वहाँ से हमें मशहद लेके जाया गया, तो मशहद में अटैक हुए, तो फिर हमें डर काफ़ी ज़्यादा लगने लगा कि बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, ये वो। ठीक है, लगभग 20 मिसाइलें हमने देखी अपनी आंखों से कि 20 में अटैक जो इंटरसेप्ट हुए हैं। उस टाइम में बहुत सारी लड़कियाँ घबरा गई, उसमें बहुत सारी लड़कियाँ बेहोश तक हो गई। क्या प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पे? प्रॉब्लम तो नहीं, बस थोड़ा वरीड थे, डर लग रहा था बस तो थोड़ा। वहाँ पे एम्बेसी ने किस तरीके से मदद? बहुत हेल्प करी एम्बेसी ने हम लोग की, और समझो उसी के थ्रू हम लोग आए हैं। संपर्क किया एम्बेसी को कॉल करके, उन्होंने तुरंत हम लोगों का नंबर नोट किया और फिर रात में वो हमारे लोगों के होटल हम लोगों ने बताया, तो जैसे हम लोगों ने संपर्क किया, उन्होंने कहा कि आप तेहरान छोड़ दीजिए। हम लोग तेहरान छोड़ के से कुम गए, मगर वहाँ भी फायरिंग और सब कुछ देखने को मिल रहा था। मगर एम्बेसी वालों ने तुरंत होटल से रात में ही संपर्क करके लिस्ट बना के दूसरे दिन सुबह 4 बसों से चेंज कर करके हमको मशहद पहुँचाया। धन्यवाद हमारे दूतावास का, ईरान के वहाँ के एम्बेसडर और एम्बेसी, उन्होंने जितना अच्छा इंतजाम किया, हम लोगों को अच्छे से होटल में रखा। उसके बाद जब जगह मिली तो हम लोगों को भेज दिया। और हमारे कारवां के 96 लोग हैं, हमारे सालार साहब, आप इनसे बात कर लीजिए, लेके गए थे। हम इंडिया के गवर्नमेंट का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोग जितने दिन भी वहाँ पे थे बहुत आराम और सुकून से थे, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बहुत आराम से एम्बेसी के लोगों ने हम लोग की खिदमत की। जहाँ भी हम लोग अलग अलग थे सबको एक जगह किया उन्होंने, और वहाँ पे होटल में इंतजाम किया, हर तरीके की फैसिलिटी दी। आप थोड़ा बताइए अपने बारे में। बिलास को तो हम फुलझड़ी समझ रहे थे, वहाँ हम इंडिया के हैं, इसलिए हमें डर लगा नहीं। इंडिया के हैं इसलिए डर नहीं लगा? झंडा लेके आ गए हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सपोर्टिंग रहा। ईरान ने बहुत सपोर्ट किया, इंडिया एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया, कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई। आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? हाँ, बहुत समय, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में थे हम लोग, डरे हुए सहमे हुए भी थे, लेकिन हमें भारत सरकार से पूरी उम्मीद थी, वहाँ के एम्बेसी का हमको पूरा सहयोग मिला और हमारे को सारी सुविधाएं वहाँ से मुहैया कराई गई और भारत सरकार के द्वारा हमें पूरा सपोर्ट मिला और हम सब कुछ हमारे देश में वापस आ गए हैं। थोड़ा सा बताइए आप अपना एक्सपीरियंस। कल ही हमला हो रहा था, 2 घंटे से हमला हो रहा था लगातार मशहद पे, तो हम लोग गवर्नमेंट ने तुरंत हम लोग को भेजा। 20 लोग आए हम लोग के कारवाने से। ईरान में वहाँ से ओपन किया गया था उनका एयर स्पेस और इन लोगों को वहाँ से लेके आया गया है। बहुत अहम है इस वक्त ये जो ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है भारत के द्वारा, जिससे हजारों की संख्या में लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीयों के साथ साथ श्रीलंकाई नागरिकों को भी सुरक्षित निकाले जाने को लेकर श्रीलंका ने भारत के प्रति आभार जताया है। श्रीलंकाई विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरान से भारतीय नागरिकों के साथ साथ श्रीलंकाई नागरिकों को सुरक्षित निकालने में समय पर सहायता प्रदान करने के लिए श्रीलंका भारत सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता है। ये एकजुटता का कार्य भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत और स्थायी साझेदारी का प्रतीक है, जिसकी श्रीलंका की जनता हृदय से सराहना करती है। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं संवाददाता नंदिता डागर। नंदिता, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त ताज़ा स्थिति क्या है? जिस तरह से लगातार जो संघर्ष का दौर है वो लगातार जारी है और ईरान इजराइल लगातार एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं, उस वक्त क्या कुछ स्थिति सामने आ रही है? हुआ है जया, इजराइल तो पिछले 8 दिनों से बमबारी कर ही रहा था, इनोसेंट सिविलियंस पर भी, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स पर भी और मिलिट्री लीडर्स पर भी और उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर भी। लेकिन अब
जो अभी हमें रात को अभी बहुत ही सवेरे हमने देखा कि अमेरिका की मिलिट्री भी अब बिल्कुल डायरेक्टली शामिल हो गई है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल को समर्थन अमेरिका ही ने दिया है इस स्ट्राइक का, और ऐसा हो नहीं सकता कि अमेरिका की मर्जी के बगैर या उसकी हरी झंडी के बगैर इजराइल ये अटैक कर सके। और ये जो अटैक था वो इसलिए इजराइल पिछले एक हफ्ते से अमेरिका से गुजारिश कर रहा था कि अमेरिका इसमें शामिल हो, क्योंकि जो एक बंकर में जो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेशन होती है जिसको मॉब कहते हैं, वो बम जो ज़मीन के नीचे अंदर घुसकर पेनिट्रेट कर ब्लास्ट होता है। तो जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है फोर्दो में, वो 80 से 90 मीटर पहाड़ों के नीचे और ज़मीन के नीचे है। तो उसको इजराइल टारगेट नहीं कर पा रहा था कि हालांकि इस्फहान, फोर्दो, बाकी जो फैसिलिटीज़ थी, अराक का हैवी वाटर रिएक्टर, वो सब मिसाइल के द्वारा बमबारी इजराइल ने कर दी थी। तो इसको ध्वस्त करने के लिए उसको अमेरिका की ज़रूरत थी, क्योंकि ये जो बम है GBU-57 वो सिर्फ अमेरिका के पास है, और इस बम को डिलीवर करने वाला एयरक्राफ्ट जो बॉम्बर है, स्टेल्थ बॉम्बर B-52 जो स्पिरिट है, वो भी अमेरिका के पास है। तो उन्होंने उसको टारगेट किया है, और ईरान तो जैसे हम देख ही रहे हैं कि वो भी रिटेलिएट कर रहा है इजराइल पर। और ईरान ने ये धमकी भी दी थी अयातुल्ला अली खामेनेई ने कि अगर अमेरिका इसमें डायरेक्टली शामिल होता है, इस कॉन्फ्लिक्ट में ईरान पर स्ट्राइक करता है, उस पर हमला करता है, तो उसके जो मिलिट्री बेसिस हैं पूरे मिडल ईस्ट में और गल्फ की खाड़ी में जो मिलिट्री बेसिस हैं, जिसमें 40,000 के करीब अमेरिकी पर्सनल्स हैं, ट्रूप्स हैं, उनको भी ईरान टारगेट करेगा। तो अब ये जो लड़ाई है वो इस तरह से एस्केलेट हो गई है। पहले ईरान के ऊपर अनप्रोवोक्ड अटैक किया गया इजराइल द्वारा, ये कहकर कि उसको उसके न्यूक्लियर परमाणु हथियार के प्रोग्राम से खतरा है। लेकिन हम जानते हैं कि पिछले महीने से ईरान जो है वो अमेरिका के साथ और बाकी सारी EU और बाकी सारी IAEA के साथ बिल्कुल टॉक्स में था, डिस्कशंस में था, वार्ता कर रहा था। लेकिन उसके बीच में जब सारे के सारे नेगोशिएटर्स जो थे ईरान की साइड के, वो ही मार दिए गए। तो अभी ईरान की सुप्रीम लीडर्स जो हैं अयातुल्ला खामेनेई, उन्होंने भी कहा है, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो है यानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची, कि किसी भी तरीके से हमें ऐसे जब हमारे ऊपर बमबारी की जा रही है और एक तरह से हमें इंटिमिडेट किया जा रहा है, उस तरीके से हमसे आप पीस डील या एक न्यूक्लियर डील की जो है कामना नहीं कर सकते। आपको पहले ये बमबारी बंद करनी पड़ेगी। और ईरान जो है वो भी बिल्कुल मुस्तैदी से, जितना उसकी अभी कैपेसिटी बची है, रिटेलिएट कर रहा है। आप जानती हैं जया कि जितने भी सरफेस टू एयर लॉन्चर्स थे ईरान के, उनको पहले और दूसरे और तीसरे दिन ही इजराइल ने टारगेट कर दिया था। और जो अभी उनके एयर डिफेंस हैं या जो उनकी शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं। उनके पास जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स थी, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, वो उनकी तादाद शॉर्ट रेंज मिसाइल से बहुत कम थी, और वो बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल ईरान कर रहा है। हालांकि वो भी क्षति पहुंचा रहा है, और इजराइल जैसे कि सिविलियन बिल्डिंग्स पर उनको टारगेट कर रहा है, उनको निशाना बना रहा है, उसी तरह ईरान भी बना रहा है। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो गया है। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के भी जो सलाहकार थे, उनमें भी दो गुट बने हुए थे। एक गुट था जो मैगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला, जो ये कहता था कि अमेरिका को बाहर के देशों में इंटरवीन या फौजी तरीके से कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरा ग्रुप ये कहता था कि ईरान जो है वो इजराइल और अमेरिका का एग्जिस्टेंशियल दुश्मन है, और उसके ऊपर वो जो हॉकिश लॉबी थी वो बहुत ही ज़्यादा हावी थी। और आप जानती हैं कि जो जूइश लॉबी है अमेरिका में, AIPAC नाम की है, अमेरिका इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, वो जो थी उसका काफ़ी प्रेशर था। और बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप के भी बहुत ही घनिष्ठ संबंध हैं, एक दूसरे को वो बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इसमें अमेरिका आज आपने देखा इजराइल की मदद में आया, और बेंजामिन नेतन्याहू ने भी जो उनको धन्यवाद किया है, वो बहुत ज़्यादा प्रेज यानी बहुत ज़्यादा उनकी बड़ाई की है, एक तरह से फ्लैटरी
करी है। तो आप जानती हैं कि ये दोनों देशों में घनिष्ठ मित्रता है और आज से नहीं है, कई दशकों से है। बिल्कुल नंदिता, यहाँ पर जिस तरह से एयर स्पेस एक बार फिर बंद कर दिया है ईरान ने, अभी भी लगातार यहाँ पर ऑपरेशन सिंधु जारी है। जो वहाँ पर भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने का जो सिलसिला जारी है, इसमें श्रीलंकाई नागरिकों को भी भारत ने बाहर निकाला है। इस वक्त जो वहाँ लोग फंसे हुए हैं, जो सिविलियंस फंसे हुए हैं या जो विभिन्न और देशों के जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं, किस तरह से उनको लेकर यहाँ पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं? जी, हमारी जो इंडिया की कैपेबिलिटी है, यानी स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी जिसे हम कहते हैं, यानी कि दूर दराज से हम अपने सिटीजन्स को और अपने इंटरेस्ट को हम संरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, जो हमने कई बार दिखाई है। ऑपरेशन गंगा जो लॉन्च किया गया था 2022 में फरवरी में, जब हमने कई फ्लाइट्स भेजी थी जिसमें हमने इंडियंस को यूक्रेन से इवैक्यूएट किया। उसी तरह अभी ऑपरेशन सिंधु चल रहा है ईरान से आर्मीनिया के तहत, क्योंकि हमारे ईरान के बहुत ही आप जानती हैं जया, पुराने रिश्ते हैं और आज से नहीं है, हज़ारों सालों से हमारे ट्रेड रूट्स और हमारे ट्रेडिशनल पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स ईरान में हैं। हमारे बहुत सारे भारतीय ईरान में, वहाँ पे कौम है जो एक शिया साइट है और एक बहुत ही मतलब एक मॉस्क है वहाँ पर, उस पर हमारे इंडियंस बहुत जाते हैं। इंडियंस वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में भी तैनात हैं, तो उनको निकालने के लिए हमने आर्मीनिया का रास्ता अपनाया है। इज़राइल में भी इंडियंस फंसे हुए हैं, उनको भी लेकिन इजरायली एयर स्पेस भी बंद है और जो इकलौता एयरपोर्ट था इजराइल में, टेल अवीव एयरपोर्ट ही है, वही सारी कंट्री को सर्विस करता है, वो भी बंद है। तो आप जानती हैं कि लैंड रूट से इन भारतीयों को निकाला जा रहा है। सिर्फ इंडियंस को ही नहीं, ये बहुत ही भयावह स्थिति हो गई है मिडल ईस्ट में। जब आप देख रहे थे कि इजराइल जो है, पहले उसने गाज़ा पर हमला किया, ये हमला पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल तो होने ही वाला है, और वहाँ पे अभी लोग एड जो सीख कर रहे हैं उन पर भी फायरिंग हो रही थी। लेबनान में हिजबुल्ला जो है, उसकी काफ़ी टॉप लीडरशिप जो थी, हसन नसरल्लाह से लेकर बाकी सारे, सितंबर 2024 में जो टारगेट किए गए पेजर और वॉकी टॉकी के एक्सप्लोजन्स में, वो क्रिपल कर दिया गया। उसके बाद आप देखेंगे कि ईरान के जो हुतीज़ हैं, ईरान द्वारा समर्थित हैं वो हुतीज़, जो येमेन में एक मिलिटेंट ग्रुप है, उसको भी इजराइल ने और अमेरिका ने और ब्रिटेन ने टारगेट किया, और अब ईरान की बारी है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये दुनिया का जो जियोपॉलिटिकल बैलेंस है वो कैसे बिगड़ता जा रहा है। बिल्कुल नंदिता, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र ने इस अमेरिकी हमले को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता जताई है, और यहाँ पर इस पूरे इलाके में यहाँ पे विभिन्न स्वर उठ रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे संघर्ष का एक कूटनीतिक समाधान निकालने का जो एक अनुरोध है, एक अपील है, वो भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। अभी बात करना थोड़ा जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी उस दिशा में क्या, किस तरह की इस वक्त विभिन्न वर्ल्ड लीडर्स के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? देखिए जया, मैं आपको बगैर अपने वर्ड्स मिन्स करे बताऊं तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन आज से नहीं, पिछले 20-25 सालों से बिल्कुल इनफेक्टिव हो चुका है। उसकी कोई शक्तिशाली कंट्री नहीं सुनता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा आप मान लीजिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होता है। अमेरिका ने जब इराक पे यूनिलैटरल हमला किया था 2003 में, तब यूनाइटेड नेशंस उसके खिलाफ था, रेजोल्यूशन नहीं था, और कहा वहाँ भी यही दलील दी गई थी कि वहाँ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी कि परमाणु, केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार हैं, जो कि बाद में नहीं मिले, और ये झूठी इंटेलिजेंस थी, और ये पता चला कि अमेरिका और ब्रिटेन इसमें झूठी यूनिलैटरल एक पूरे देश को तबाह कर दिया गया। उसी तरह जो लिबिया में गद्दाफी को डिपोज किया गया, आज उस देश की हालत आप देख सकते हैं क्या है। वो 2 पार्ट्स में बट गया है, और वहाँ पर लगातार कॉन्फ्लिक्ट, रेबेलियन, वॉरलॉर्ड्स, इनकी स्थिति बनी जा रही है। तो आज की दिशा में ये जो कदम था, जब आप जानती हैं कि ईरान भी बिल्कुल, ईरान ने तो 2015 में वियना डील, जिसको हम JCPOA कहते हैं, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, वो साइन कर दी थी। ईरान तो पूरे अपने कमिटमेंट्स तब तक मीट कर ही रहा था, लेकिन 2018 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस डील को फाड़ दिया, अमेरिका को उससे निकाल दिया, तो फिर ये वो वाली स्थिति हो जाती है, डैम्ड इफ यू डू एंड डैम्ड इफ यू डोंट। और अगर अमेरिका ने अपने आप को इस समझौते को से विड्रॉ कर लिया, तो 1 साल ईरान ने वेट किया कि EU के मेंबर्स, जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, वो उस डील का पालन करें। लेकिन जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस थे, उनके ऊपर उनकी जनता बहुत ही ज़्यादा त्रस्त थी, बहुत दुखी थी, बहुत ही लिविंग स्टैंडर्ड्स कम थे, गरीबी थी, तो उनको जो थी उन्होंने एनरिचमेंट करी, लेकिन फिर
भी मैं कहूंगी जया कि कोई भी वेपन उनके पास आज भी नहीं है, और IAEA के हिसाब से भी उनके पास कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं है। ये जो यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज हैं वो भी ये कहती हैं कि कोई हथियार नहीं है। तो इजराइल का ये कहना कि हमें एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था, हमें इमिनेंट थ्रेट था, पिछले 1994 से बेंजामिन नेतन्याहू ये कहते आ रहे हैं कि कुछ ही हफ्तों की बात है ईरान के पास परमाणु बम तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर बिल्कुल, तो यहाँ पर साफ तौर पर ईरान और इजराइल का जिस तरह का संघर्ष लगातार जारी है, उसमें अमेरिका की एंट्री ने जाहिर है कि चिंताएं यहाँ पर बढ़ा दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नंदिता, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। वाह यार, क्या सही हुआ, मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता, और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। RBI कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी करेंगे, जिसमें राज्य की कानून व्यवस्था, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और सुरक्षा बलों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान छत्तीसगढ़ द्वारा चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान में पड़ोसी राज्यों को भी अलर्ट मोड पर रहने और अपने राज्यों के इलाकों में सैन्य गति बढ़ाने के निर्देश दिए जाएंगे। इसके बाद वे वामपंथी उग्रवाद पर सुरक्षा की समीक्षा बैठक लेंगे। 23 जून को गृह मंत्री आबूझमाड़ क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। वहीं इसके बाद वे नारायणपुर के इरकबा भट्टी स्थित BSF कैंप पहुंचकर जवानों के साथ बातचीत भी करेंगे। केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद को जड़ से मिटाने के लिए निरंतर कड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में जून के पहले पखवाड़े के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए माओवादी विरोधी अभियानों में माओवादी कैडर और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 7 माओवादियों के शव बरामद किए गए। बरामद शवों में 2 शीर्ष माओवादी नेताओं गौतम उर्फ सुधाकर भाकपा की केंद्रीय समिति का सदस्य एवं भास्कर राव भाकपा स्टेट कमेटी के सदस्य शामिल हैं। वहीं बरामद अन्य शवों में से एक की पहचान महेश कोडियम के रूप में की गई है, जो बीजापुर जिले के फरसगढ़ थाना अंतर्गत इरपा गुट्टा गांव का निवासी थामहेश कोडियम इरपा गुट्टा गांव के प्राथमिक विद्यालय में रसोई सहायक के रूप में कार्यरत था। और पहलगाम आतंकवादी हमला मामले में NIA को बड़ी सफलता मिली है। NIA ने पाक आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पहलगाम के बटकोट निवासी परवेज अहमद जोथर और पहलगाम के हिल पार्क निवासी बशीर अहमद जोथर शामिल हैं। NIA की जांच के अनुसार परवेज और बशीर ने हमले से पहले हिल पार्क में मौसमी ढोक यानी कि झोपड़ी में 3 हथियार बंद आतंकवादियों को जानबूझकर शरण दी थी। दोनों ने आतंकवादियों को भोजन, आश्रय और रसद सहायता प्रदान की थी। इन दोनों ने हमले में शामिल 3 सशस्त्र आतंकवादियों की पहचान का भी खुलासा किया है और ये भी पुष्टि की है कि वे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा LET से जुड़े पाकिस्तानी नागरिक थे। तो पहलगाम आतंकवादी हमला मामले में NIA को बड़ी सफलता यहां पर मिली है और नीरज सिंह
इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नीरज, क्या कुछ और जानकारी यहाँ पर मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल एक बड़ी सफलता है एनआईए की। दो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान से आए लश्कर तैयबा के आतंकवादियों की, जिन्होंने मदद की थी, परवेज और वशील। और परवेज और वशील ये वो शख्स हैं जो पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादियों को इन्होंने न केवल आश्रय दिया बल्कि उनके लिए रसद, खाने पीने का इंतजाम किया, उनके जो छुपने हैं उसकी व्यवस्था का जो इंतजाम है इन दोनों लोगों ने किया। और एनआईए ने जब पूरे मामले की जांच की और जांच करने के बाद ये पता लगा कि ये 2 लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं आतंकवादियों को आश्रय देने के लिए। यही कारण है कि एनआईए ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। यूएपीए की धारा 19 के तहत ये कार्रवाई एनआईए ने की है और इस कार्रवाई का अर्थ ये है कि अगर उन पर ये आरोप साबित होते हैं तो उन्हें 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की जो सजा है वो मिल सकती है। एनआईए इस मामले की लगातार जांच कर रही है जया, और एनआईए का ये कहना है कि इन दोनों लोगों को रिमांड पर लेकर एनआईए इनसे पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद हो सकता है कि कुछ और नए तथ्य इस आतंकवादी घटना को लेकर सामने आ सकते हैं। ये भी पता लगाया जा सकता है कि वो आतंकवादी किस रास्ते से आए, किस रास्ते से गए, किन किन लोगों से उन्होंने संपर्क किया, उनके पास रसद कहां से पहुंचाई गई, इन लोगों ने उस रसद को कहां से लिया, इनकी सहायता किन्होंने की। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब एनआईए इनसे पूछेगी रिमांड पर लेकर, और लगता है कि एनआईए की पूछताछ के बाद नए तथ्य भी सामने आएंगे और ये भी पता लग पाएगा कि बिल्कुल नीरज, यहाँ पर एनआईए ने जो आतंकवादी थे उनकी पहचान को लेकर भी अहम खुलासा किया है कि ये संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े हुए और पाकिस्तानी नागरिक थे। देखिए, बिल्कुल पहचान स्पष्ट की है और इन दोनों लोगों ने, परवेज और वशीर, इन्होंने इस बात की पुष्टि भी की है कि ये पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के आतंकवादी थे और इन तीनों आतंकवादियों की जो पहचान है वो भी एनआईए को इन दोनों व्यक्तियों ने बताई है, जो जिन पर ये आरोप लगे हैं कि इन्होंने आतंकवादियों को आश्रय दिया था और उनकी सहायता की थी। अब ये कई सारे सवाल जया उठते हैं कि वहाँ की जो जानकारी है वो किस तरीके से गई थी, क्या उस समय जिस समय ये आतंकी हमला किया जा रहा था आतंकवादियों के द्वारा, क्या उस समय भी उनकी कोई सहायता कर रहा था, उनको रूट बता रहा था, क्या जिस रूट से वो आए थे और उसी रूट से वापस गए या कोई दूसरा रूट था। तो ये तमाम तरह के सवाल हैं जिनका जवाब इन दोनों लोगों से एनआईए पूछेगी रिमांड पर लेकर। लेकिन हम कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता मिली है। पहलगांव आतंकवादी हमले में इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो आतंकवादियों की, जो पाकिस्तान से आए थे, उनकी सहायता कर रहे थे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी सफलता यहाँ पर एनआईए के हाथ लगी है, जहाँ पर न सिर्फ उन आतंकवादियों की पहचान का खुलासा हुआ है बल्कि जो उनके मददगार थे उनको भी यहाँ पर एनआईए द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली अहम खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला स्थायी रूप से लिया है और अब ये संधि बहाल नहीं की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने इस समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया, इसलिए उसे अब वह पानी नहीं मिलेगा जो पहले उसे मिल रहा था। एक अंग्रेजी दैनिक अखबार को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि यह संधि कभी बहाल नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को एक तरफा रद्द करना आसान नहीं होता, लेकिन हमें इसे निलंबित करने का अधिकार था और हमने वही किया। उन्होंने बताया कि यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और प्रगति के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन जब इसकी शर्तें ही टूट गईं तो इसका औचित्य समाप्त हो गया। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए थे। इस हमले में 26 पर्यटकों की जान गई थी। इसके तुरंत बाद भारत ने सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। शैलेंद्र मिश्र इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रुक करते हैं शैलेंद्र का। शैलेंद्र, साफ तौर पर यहाँ पर गृह मंत्री ने कर दिया है एक दो टूक यहाँ पर कि किसी भी तरह से जो सिंधु जल समझौता है वो बहाल नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, हमने देखा कि एक अंग्रेजी दैनिक को दिए गए इंटरव्यू में ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कि जो सिंधु जल समझौता है जिसे निलंबित किया गया है और वो अब उसको बहाल नहीं किया जाएगा। यानी ये एक जो बात कहीं से आती है या फिर पाकिस्तान लगातार कहता है कि भारत एक तरफा ऐसा नहीं कर सकता, तो अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सिंधु जल समझौते को बहाल करने का कोई मुद्दा नहीं रहेगा। यानी स्थायी तौर पर इसे निलंबित किया जा चुका है। अब भारत ऐसा कोई एक तरह से विचार नहीं करेगा कि इस समझौते को पुनः
लागू किया जाए। हम जानते हैं कि इससे आगे जाकर अब भारत की जो योजना है वो सिंधु का जो पानी है उसका कैसे इस्तेमाल हो तमाम राज्यों में फायदे के लिए, उस पर काम करने की एक योजना बनाई गई है और राजस्थान तक के कैनाल लाने की योजना पर काम हो रहा है, जिससे राजस्थान और आसपास के जो राज्यों को इसके पानी का फायदा मिल सके। तो बहुत स्पष्ट तौर पर इस इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बात कही है कि अब कभी भी सिंधु जल समझौता बहाल नहीं होगा, क्योंकि इस समझौते की जो बुनियाद थी शांति और प्रोग्रेस, उसी का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। तो अब ये बात बहुत स्पष्टता से कह दी गई है, क्योंकि जब ये समझौता निलंबित किया गया था आतंकी हमले के बाद, पहलगाम आतंकी हमले के बाद, तब से ही ये बार बार एक तरह से देखें तो ये बात सामने आ रही थी कि क्या इसे अस्थायी तौर पर निलंबित किया गया है या फिर भारत ने इसे स्थायी तौर पर निलंबित किया है। तो अब एक इंटरव्यू में ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जाहिर कर दिया है, साफ कर दिया है कि स्थायी तौर पर इस समझौते को निलंबित किया गया, यानी इसे बहाल करने की अब कोई संभावना नहीं है। और अब भारत उसके आगे पर काम कर रहा है, जो मध्यम और लंबी अवधि की जो रणनीति है, इसमें सिंधु के पानी के कैनाल के जरिए राजस्थान में लाना, उस पर काम होगा। बिल्कुल। और साथ ही शैलेंद्र, जिस तरह से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये मुद्दा उठाने का प्रयास कर रहा था, गृह मंत्री ने वो भी साफ कर दिया कि चाहे कहीं पे ही जाकर रोना रो लो, पानी तो नहीं मिलेगा। देखिए, जब 1960 में ये भारत ने जब ये समझौता किया था, सिंधु नदी जल समझौता, तब इसकी बुनियाद थी शांति और प्रोग्रेस। तब जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमने देखा है कि इसका उल्लंघन किया गया, तो फिर इस समझौते का क्या औचित्य बनता है और भारत को पूरा हक है कि वो इस समझौते को निलंबित कर दे, स्थायी तौर पर एक तरह से देखें तो इसके निलंबन को लागू करे। और भारत ने वही किया जब पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान के शामिल होने के, वहां पर बैठे आतंकियों के शामिल होने के जब बात आई और पाकिस्तान ने एक तरह से उसको नकारने की कोशिश की, और हमने देखा कि इससे पहले भी तमाम आतंकी घटनाओं में पाकिस्तान के सरजमी का इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत समय समय पर आए। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा फैसला भारत सरकार की तरफ से लिया गया कि इस नदी समझौते का कोई औचित्य नहीं है। हम इस तरह का एक तरफा समझौता, जो एक तरह से फायदा पहुंचाने वाला पाकिस्तान को समझौता जो उस वक्त किया गया था, उसे आगे क्यों जारी रखें, और इससे निलंबित करने का फैसला किया गया। अब एक अंग्रेजी दैनिक को इंटरव्यू में ये बहुत स्पष्ट तौर पर बात कही गई है कि ये स्थायी निलंबन है, यानी ये कोई सोचे कि आगे इसको वापस ले लिया जाएगा, निलंबन वापस हो जाएगा इस समझौते का, तो ऐसा नहीं है। जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि मीडिया में रिपोर्ट किया गया था कि भारत अब इसके आगे की योजना पे काम कर रहा है कि किस तरह से एक तात्कालिक जो रणनीति है और दूरगामी रणनीति, जिसमें सिंधु नदी के पानी का फायदा विभिन्न राज्यों को खेती के लिए या पीने के पानी के लिए उसका फायदा हो, उसके तहत एक नहर बनाने का काम, उस योजना पर काम हो रहा है। राजस्थान तक ये नहर लाई जाएगी और उसके आसपास के राज्यों को भी फायदा होगा। तो अब भारत ने उसकी आगे की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। तो अब ये उस पर एक तरह से चर्चा बंद हो जानी चाहिए कि कभी क्या ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा कि ये समझौता का निलंबन वापस हो। तो अब इस तरह की कोई गुंजाइश बची नहीं है, ये स्थायी निलंबन है। ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दी है इंटरव्यू। बिल्कुल। और शैलेंद्र, जिस तरह से गृह मंत्री ने एक बार फिर पहलगाम जो हमला, उसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये जानबूझकर किया गया हमला था, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से ये हमला हुआ, पाकिस्तानी आतंकवादियों की तरफ से, वो उसकी एक बार फिर यहाँ पे कड़ी निंदा की है। और हाल ही में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ये मुद्दा उठाया बेहद कड़े और दो टूक शब्दों में कि खास तौर पर आतंकवाद को लेकर जो दोहरे मापदंड हैं, बात हो पाकिस्तान की या उन तमाम देशों की जो इस आतंकवाद के खिलाफ अपनी चुप्पी सांध लेते हैं, कहीं ना कहीं इस वाटर स्ट्राइक के साथ एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ बहुत ही मुखरता से भारत ने अपनी आवाज रखी है। देखिए जया, आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की जो भारत की नीति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, वो बहुत स्पष्ट तौर पर इस बात को रेखांकित करती है कि कोई दोहरा रवैया नहीं चलेगा। आतंकवादी कहीं भी बैठे हों, अगर कोई आतंकी घटना होती है भारत में तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा और उसे एक्ट ऑफ वार यानी युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। भारत को ये छूट होगी कि वो कहीं भी जाकर, यानी पाकिस्तान या फिर पीओके में
वहां जाकर वो आतंकी ठिकानों को नष्ट करे, एक तरह से जबरदस्त कार्रवाई करे। और हमने देखा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने ऐसा किया भी, जब हम पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने जो थे वहां पर हमने जाकर उन ठिकानों को नष्ट किया और एक सबक सिखाया आतंकियों को जो सरपरस्ती देते हैं, आतंकियों को संरक्षण देते हैं। और दुनिया ने हमारी इस कार्रवाई का समर्थन किया, साथ खड़े हुए और पहलगाम आतंकी हमला के बाद भारत के दुख में साथ खड़े रहे। तो ये दिखाता है कि भारत की जो नीति है, वैश्विक स्तर पर जो आतंकवाद की चुनौती है, उसमें भारत जो नीति अपना रहा है उसे खत्म करने या उसको चुनौती से निपटने में, उसके साथ दुनिया के देश खड़े नजर आ रहे हैं। और उसमें जो कुछ उपाय हो सकता है, पाकिस्तान जब आतंकियों को समर्थन करता है, पाकिस्तान की सेना आतंकियों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश करती है, तो इस सिंधु जल संधि का कोई औचित्य नहीं रहता था। और इसीलिए इस समझौते को निलंबित किया गया। जब पानी का 80% हिस्सा उस वक्त समझौते के मुताबिक पाकिस्तान को मिलता था। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के बड़े इलाके में, जो हरा भरा इलाका जहां पर खेती होती है, जहां चावल की खेती होती है या फिर अन्य कृषि उपज होते हैं, वहां पर इसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ये बात पाकिस्तान बखूबी जानता है, इसीलिए पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के बातें कह रहा है। लेकिन जहां तक हमारा सवाल है, हमने ये बात बहुत स्पष्ट कह दी है कि आतंकी घटनाएं और पानी भी आप ले लें और आतंकी घटनाएं करते रहें, ये संभव नहीं है। ये बहुत स्पष्ट है, इसीलिए इस समझौते को निलंबित किया गया है। और अब नदी का पानी हमारे जिन राज्यों में पानी की ज्यादा जरूरत है, जहां पर हम कैनाल के जरिए पानी पहुंचा सकते हैं, वहां पर इसका प्रयोग होगा। और इसीलिए जो सिंधु समेत तमाम जो नदियां हैं, उन नदियों के पानी के लिए कैनाल बनाने की व्यवस्था की जाएगी और राजस्थान तक कैनाल का पानी लाया जाएगा। बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान को बहुत स्पष्ट संदेश बिल्कुल, बहुत ही स्पष्ट और दो टूक यहाँ पर गृह मंत्री की ओर से पाकिस्तान को यहाँ पर मिला है। शैलेंद्र, लेकिन जिस तरह से सिंधु जल नदी जो संधि है वो तत्काल प्रभाव से भारत ने उसको निलंबित किया था और कई कड़े कूटनीतिक फैसले लिए थे भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ, जिनका व्यापक असर देखने को मिला। लेकिन अगर हम बात करें इस वाटर स्ट्राइक की, किस तरह से एक बूंद बूंद पानी के लिए यहाँ पर तरसता नजर आएगा पाकिस्तान, और ये एक बहुत बड़ा आघात है पाकिस्तान के लिए। और जो दोबारा गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि किसी भी तरह की नरमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि युद्ध विराम का समझौता हो गया तो सिंधु जल जो संधि है वो दोबारा बहाल कर दी जाएगी, उस पर यहाँ पे साफ कर दिया एक बार फिर गृह मंत्री ने। यह देखिए, इस समझौते का कितना फायदा पाकिस्तान को था, वो इस बात से समझिए कि पाकिस्तान के एक बड़े इलाकों के, जहां पर खेतीबाड़ी का इलाका है, वहां का खेतीबाड़ी बहुत हद तक सिंधु और बाकी जो सहायक नदी है उनका जो 80% पानी पहुंचता था उस पर निर्भर था। कृषि प्रधान देश पाकिस्तान भी है, एक उनकी अर्थव्यवस्था में कृषि की एक बहुत बड़ा योगदान है। और इस पूरे क्षेत्र में जब पानी की कमी होगी तो खेतीबाड़ी के लिए पानी की दिक्कत होगी, पीने की पानी की दिक्कत होगी, तो एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी खेतीबाड़ी पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। और रबी की फसल तकरीबन है कि नाम मात्र की रह जाएगी उस एक बड़े क्षेत्र में जहां सिंधु के पानी का फायदा पहुंचता है। जहां तक खरीफ की फसल का सवाल है, तो बारिश का इलाका होता है मामला, उसमें बारिश होती है तो उस वक्त उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन रबी की फसल बहुत ज्यादा नुकसान होगा। दूसरी बात यह है कि जो भारत ने एक रणनीति बनाई है, तत्कालिक हम जो उपाय है, कहां पर छोटे बांध बनाए जा सकते हैं, कहां पर पानी को बहाव को मोड़ा जा सकता है, वो तो है ही, लेकिन हम एक लंबे उपाय का काम करें जिससे हमें उस फायदा हो, उस पानी को हम अपने लिए बेहतर इस्तेमाल कर पाए, सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए या फिर बिजली के लिए। जी, योजना पर काम शुरू हो गया, इसलिए राजस्थान तक नहर लाने की बात कही जा रही है सिंधु नदी से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो सिंधु जल संधि अब कभी नहीं होगी बहाल, गृह मंत्री ने ये बात कर दी है साफ। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ
बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। के बाद स्वागत है। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद DGCA ने बड़ा फैसला लेते हुए एयर इंडिया के 3 अधिकारियों को क्रू कार्यसूची से संबंधित सभी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से हटाने का आदेश दिया है। DGCA ने जिन अधिकारियों को हटाया है उनमें चूरहा सिंह डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट, पिंकी मित्तल चीफ मैनेजर DOPS क्रू शेड्यूलिंग और पायल अरोड़ा क्रू शेड्यूलिंग प्लानिंग शामिल हैं। DGCA ने कहा है कि तीनों अधिकारियों के खिलाफ आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई तुरंत शुरू की जाए। साथ ही DGCA ने चेतावनी दी है कि वे क्रू शेड्यूलिंग में गंभीर उल्लंघन के कारण एयरलाइन का लाइसेंस निलंबित या वापस ले सकती है। DGCA ने स्पष्ट कर दिया है कि आगे कोई भी चूक होने पर एयर इंडिया के परिचालन को रोकने सहित कठोर से कठोर दंड का सामना करना पड़ सकता है। DGCA की ओर से ये कार्रवाई 12 जून को एयर इंडिया ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटना के बाद की गई है, जिसमें 270 से अधिक लोग मारे गए थे। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो इस हादसे की जांच कर रहा है। तो अहमदाबाद विमान हादसे पर DGCA का बड़ा एक्शन यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। तापस भट्टाचार्य हमारे साथ इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। तापस, सबसे पहले यही जानकारी आपसे हासिल करना चाहेंगे कि क्या कुछ कहा DGCA ने? देखिए, सबसे पहले तो जो मैं ये बताना चाहूंगा, आप जो 3 लोगों का नाम दिया, इन 3 लोगों के ऊपर ये एयर इंडिया ने खुद कहा था कि ये इन लोगों से कहीं ना कहीं कुछ चीजें गलत हुई है। खासतौर से जो प्लानिंग है उस पे वो खुद अपने आप से एयर इंडिया ने आके कहा था। और ये उस में नहीं है जहाँ पे वो जो पूरा भी जो AAIB जो एयरपोर्ट जो अथॉरिटी है जो इस पूरे मसले को देख रही है, पूरा जो क्रैश हुआ उसको पूरा जो जांच कर रही है, वो बॉडी नहीं है। ये एयर इंडिया खुद से आया है और उन्होंने DGCA और बाकी जो लोग हैं उनको ये बताया कि ये 3 लोग हैं, इनमें थोड़ा इनकी गलतियां थी। अब ये जो गलतियां थी ये रिपीटेड गलतियां थी, जिसके वजह से इन पे भी एयर इंडिया ने इन पे एक डिसीजन लिया। और DGCA ने कहा कि इनको आप इनके जो अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल जो ऑपरेशनल रोल है इनसे आप इनको हटाइए, क्योंकि इन्होंने एक के बाद एक गलतियां पहले भी की। खासतौर से जो पायलट ड्यूटी शेड्यूलिंग होती है उसमें एक बड़ी गलती देखने को मिली, तो इसको इस पे ज्यादा तवज्जो दी गई है। और उन्होंने कहा, जो DGCA ने कहा कि ये सिस्टमिक फेलियर है ये शेड्यूलिंग में, कंप्लायंस मॉनिटरिंग में और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है। तो ये एयर इंडिया को इस पे जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, ना सिर्फ इस पे कि ये जो चीजें हो रही है बल्कि इसके बाद ये गलतियां रिपीट ना हो। क्योंकि ये जो उन्होंने DGCA ने कहा कि ये गलतियां जो है ये एक बार नहीं 2 बार नहीं, ये एक इसमें एक सिस्टमिक गलतियां देखने को मिलेगा। एक उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, सिस्टमिक फेलियर इन क्रू शेड्यूलिंग, कंप्लायंस मॉनिटरिंग एंड इंटरनल अकाउंटेबिलिटी। तो ये जो पूरा लाइन था ये DGCA के इस ऑर्डर पे आया था, तो उन्होंने कहा है कि इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा और अगर नहीं किया तो इसके लिए इसके बाद कोई भी फ्यूचर वायलेशन होता है तो इसमें जो एयर इंडिया पे सख्त कार्रवाई की जा सकती है। कार्रवाई बहुत तरीके की हो सकती है, जो अहम कार्रवाई है वो है अगर ये नहीं किया तो उनके जो विड्रॉल है, ऑपरेटर परमिशन जो है उस पे भी गाज गिर सकती है और लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। तो ये चेतावनी DGCA से दी गई है और बहुत से लोग इस पे ध्यान रखे थे, क्योंकि DGCA एपेक्स बॉडी है और बहुत सारे जगहों पे उनका डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और एयर इंडिया के साथ ये मिलके इस वक्त काम कर रहे हैं कि ये क्यों ये हादसा हुआ उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। बस इसमें एयरलाइन का क्या कुछ कहना है, एयरलाइन की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस वक्त सामने आई है? ऑफिशियली एयरलाइन की तरफ से अभी नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से सारी चीजें लेके गए हैं। हमने DGCA को, AAIB को, हमने जो जितने भी स्टेक होल्डर उनको अपने जो उनके पास डिटेल्स है वो पहले दिए हैं। वो मानते हैं कि शेड्यूलिंग में गलती हुई है। वो कह रहे हैं कि जो फ्लाइट टाइम लिमिटेशन और ये पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है उसमें गलती जरूर है, लेकिन एयरलाइन जो फ्लाइट है वो किस
क्यों एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वो क्यों टेक ऑफ नहीं कर पाई, वो टेक्निकल क्या ग्लिच था, क्या गड़बड़ थी, वो अभी नहीं है। ये आप जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त, इसको हमें समझना पड़ेगा, ये टेक्निकल नहीं है, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव जो खामियां, एडमिनिस्ट्रेटिव खामियों पे डीजीसीए का रुख भी साफ है और एयर इंडिया ने भी कहा कि इस पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन तीनों लोगों का जो आपने लिया, इन पे कड़ी कार्रवाई की जा रही है, इनको हटाया जा रहा है उस पर्टिकुलर रोल से। और डीजीसी ने कहा कि ये गलतियां अगर फिर से दोबारा हुई तो इस पे सख्त कार्रवाई एयर इंडिया पे की जाएगी। लेकिन हमें बहुत समझना पड़ेगा कि ये एक एस्पेक्ट है इस पूरे मामले का। अहम चीज जो है, जो अभी जिस पे काम किया जा रहा है और जिसमें डीजीसी और एआईबी भी काम कर रहे हैं कि क्यों रीजन है, वो रीजन पता करना बहुत अहम हो जाता है। क्योंकि ये वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट की हम बात बार बार कर रहे हैं, ये ड्रीमलाइनर की बात कर रहे हैं, ये आप समझ लिए एयर इंडिया सिर्फ नहीं, जितने भी हमारे दूसरे इंडिगो के, ये दूसरे एयरलाइंस हैं, ये ज्यादातर इस तरीके की ड्रीम एयरलाइन को यूज करते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग और किफायती तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते। तो अगर ड्रीम लाइन में कुछ गलती है, गड़बड़ है, उसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो पूरा रिपोर्ट आएगा उस पर लोगों की नजर बनी है। डीजीसीए बहुत पैनी नजर बना रखा है कि क्या एक फाइनल आउटपुट क्या निकलता है। ये जो ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स का फाइनल जो आकलन होगा वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तापस फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पे एयर इंडिया के खिलाफ डीजीसीए का बड़ा फैसला यहाँ पर सामने आया है। फिलहाल जो विमान हादसा हुआ है उसके खिलाफ उसको लेकर लगातार जांच जारी है। देखते हैं आगे क्या कुछ निकल कर आता है। और आगे समाचार में अब बात करते हैं मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों की। ग्रामीणों को संपत्ति का मालिकाना दस्तावेज जारी करने की स्वामित्व योजना का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। साल 2020 में शुरू हुई इस योजना में अब तक करीब 3.20 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और 65 लाख से अधिक स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। ये योजना ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। स्वामित्व योजना इसी को ठीक करने का एक प्रयास है। इस योजना के तहत देश के सभी गांवों में आवासों की ड्रोन के माध्यम से पूरे गांव की एक एक संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। स्वामित्व योजना से गांव के लोगों को एक नहीं अनेक लाभ होंगे। प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर स्वामित्व यानी गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर तकनीक के साथ मानचित्रण योजना का शुभारंभ किया। ये योजना गांवों में लोगों को उनके घरों एवं जमीन के लिए कानूनी स्वामित्व के कागजात पाने में मदद करती है। इसमें संपत्ति की सीमाओं को स्पष्ट रूप से चिन्हित करने के लिए ड्रोन और मानचित्रण संबंधी विशेष उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इन कागजात के साथ लोग बैंक से ऋण ले सकते हैं, भूमि विवादों का निपटारा किया जा सकता है और यहां तक कि अपनी संपत्ति का उपयोग अधिक कमाई के लिए भी कर सकते हैं। ये योजना बेहतर ग्राम नियोजन में भी मददगार हो रही है। स्वामित्व ड्रोन आधारित सर्वेक्षणों का उपयोग करके ग्रामीण आवासीय भूमि का कानूनी स्वामित्व प्रदान करती है। स्वामित्व को भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना, ऋण सुलभ कराना, विवाद समाधान और बेहतर योजना बनाना है। इस योजना के अंतर्गत 1,61,000 गांवों के लिए 2,42 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड बनाए गए हैं। 3,20,000 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हुआ। 68,122 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया गया। स्वामित्व ग्रामीण शासन में बदलाव ला रहा है, आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहा है और वैश्विक स्तर पर भारत की भूमि संबंधी तकनीक को प्रदर्शित कर रहा है। स्वामित्व योजना से जिसे उत्तर प्रदेश में घरौनी कहा गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह काम सौंपा गया था
और उसमें हम करोड़ों लोगों को उनको घरौनी दे चुके हैं। इससे लैंड डिस्प्यूट कम हुए हैं, झगड़े कम हुए हैं। पहले पोजीशन ही सब कुछ था, जिसका जहाँ पोजीशन है वो अपना मन नहीं लगता था, और आजकल उससे वो लोन भी ले पा रहे हैं। नहीं तो पहले मकान तो होता था, लेकिन मकान के कोई कागज नहीं होते थे, ज़मीन का परिमाप नहीं होता था। अगर स्वामित्व योजना के तहत प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो 18 जून 2025 को 10 राज्यों छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के 50,000 से अधिक गांवों में 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। 2 अप्रैल 2025 तक स्वामित्व योजना के तहत 3,20,000 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। इन सर्वेक्षणों ने प्रत्येक गांव में बसे हुए क्षेत्रों के औसत आकार के आधार पर अनुमानित 68,122 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया है। आज तक मेरे पास मेरी जमीन का कोई स्वामित्व न था, लेकिन आज मुझे उनके माध्यम से मुझे स्वामित्व प्राप्त हुआ है। आज तक हमारे पास हमारी जमीन का कोई प्रूफ नहीं था, और जिस तरह से आज हमें स्वामित्व प्रमाण पत्र मिल रहा है, इसलिए हम प्रधानमंत्री जी शुक्रगुजार करते हैं। स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत में पुरानी चुनौतियों को विकास एवं सशक्तिकरण के नए अवसरों में बदल रही है। ये योजना विवादों को सुलझाने और बाधाओं को तोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग तो कर ही रही है, साथ ही साथ लोगों को आर्थिक प्रगति के लिए अपनी भूमि का उपयोग करने में मदद करती है। गांव में इस योजना के माध्यम से ग्रामीणों की संपत्ति का दस्तावेजीकरण तो किया ही जा रहा है, इसके माध्यम से ग्रामीणों के संपत्ति के संबंधित वर्षों पुराने विवाद भी सुलझाए जा रहे हैं। इस योजना के माध्यम से एक और जहां ग्रामीण अब अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरे आर्थिक साधनों के रूप में कर सकते हैं, वहीं अब सामाजिक विवाद जो है वो भी लगातार खत्म हो रहे हैं। यह योजना ग्रामीण भारत की मजबूती के लिए एक बड़ा कदम साबित हो रही है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो सेवा सुशासन के 11 वर्ष। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।